तो गोपीनाथ महांती के बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने जो कथा साहित्य लेखन की शुरुआत की, सबसे पहले इनकी सृजन यात्रा निबंध से ही हुई। और निबंध के बारे में जब हम देखते हैं, क्योंकि ओडिया साहित्य शुरू से ही समृद्ध माना गया है और ओडिया साहित्य में गोपीनाथ महांती का नाम जो है सर्वोपरि आता है। ओडिया साहित्य में उस तरह तो विभिन्न विधाएं पनपी, पर लेखक ने जो शुरुआत की निबंध लेखन से इन्होंने शुरुआत की थी, साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। और निबंध सहकार नामक इनकी प्रसिद्ध पत्रिका में ही इनकी जो है निबंध प्रकाशित होते थे। फिर आगे चलकर इनकी पहली कहानी प्रकाशित थी डॉ 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 प्रसिद्ध कथाकार जो है भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा संपादित आधुनिक पत्रिका 1936 के आसपास ही ये कहानी छपी थी। फिर उसके बाद इनका पहला कहानी संग्रह आया घास और फूल, घास और फूल यानी घास का फूल। इसी वर्ष दूसरा कहानी पोड़ा कपाल, पोड़ा यानी जला हुआ कपाल, फूटा, पोड़ा कपाल जिसे हम फूटी किस्मत कहते हैं, ओडिया में उसे पोड़ा कपाल कहा गया। तो इन दोनों संग्रहों के साथ जो है और 14 संग्रह भी प्रकाशित हुए। उसमें नववधु, छाई आड़ुओ यानी छाई छाव, आड़ुओ यानी परछाई और उजाला, रण हिंदोल, गुप्त गंगा, नौ मनमाही, नाम याद नहीं। इस तरह से गोपीनाथ महांती एक लेखक होते हुए भी ओडिशा प्रशासनिक सेवा में के तहत जिला अधिकारी का काम भी करते थे। तो इनकी विचारधारा जो आई, साहित्यिक विचारधारा, व्यंग के रूप में, आलोचना के रूप में, कविता के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया। उपन्यास लेखन में तो इन्होंने 26 वर्ष व्यतीत कर दिए और कहानी लेखन तो आधी शताब्दी 50 साल तक लिखते रहे। साहित्य साधना में ये जो है अधिकांश समय ओडिशा के आदिवासी इलाके में बिताया। और ओडिशा का जो आदिवासी इलाका है, कोरापुट, मालकानगिरी, कालाहांडी, ये जो एरिया है आदिवासी बहुल जिले हैं और इनमें इनके पास रहते थे, इनके एरिया से एक्वेंटेड थे, तो अच्छी तरह से ही उनको देखा और उपेक्षित और अवहेलित जो है आदिवासियों के प्रत्यक्ष संबंध में आए। तो उन्हें नजदीक से देखा, जाना, पहचाना, महसूस किया, उनके साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे। आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं उड़ीसा में, उनकी रीति नीति परंपरा आज भी वो लोग बजाय रखे हैं, बनाकर रखे हैं उसी रूप में। अशिक्षित आदिवासी घने जंगल में, पहाड़ की गुफाओं में, झरना के किनारे हो या फिर झोपड़ियों में, कहीं पर भी रहा करते थे। आज भी जो है जंगल में रहा करते हैं आदिवासी जनजातियां। तो गोपीनाथ ने उनकी बोलियां, भाषा सीखी। उन्होंने देखा कि वनवासी न दांत मांजना जानते हैं, न साफ सुथरे ढंग से रहना जानते, क्योंकि उनकी रहने की शैली ही अलग है, उनका खान पान ही अलग है। तो कंदमूल या जंगली फल खाकर ही जीवित रहते हैं वो लोग आज भी, लेकिन इनका हृदय, हार्ट, बाहरी रूप भले ही जैसा हो, असुंदर हो, कुरूप हो, पर हृदय मानवीय गुणों से भरपूर है। वो आज भी जंगल को बचाना चाहते हैं, आज भी जंगल में रहने वाली प्राकृतिक संपदा को वो लोग बनाए रखे हैं। काले मटमेले शरीर के अंदर एक उजाला व साफ सुथरा हृदय है, एक हार्ट है अच्छा, जिसे गोपीनाथ महांती जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है और उनकी हार्ट फीलिंग, उनके हृदय की अभिव्यक्ति को कहानियों में उकेरा रहा है। तो ओडिया कहानियों में आदिवासी जीवन के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे लेखकों ने आदिवासियों के बारे में लिखा है। प्रवीण कथाकार सात कड़ी होता है तो किरीबुर राजा यानी किरीबुर का राजा कहानी भी बहुत फेमस हुई थी आदिवासी कथा के रूप में।
विपिन बिहारी मिश्र ने भी जो है आदिवासियों के जो विभिन्न संप्रदाय हैं, जिसे हम आदिवासी जाति कहते हैं, गोंडा, कंध, सांथाड़, सौरा, कोवा, लांजिया, भावर, ये सब आदिवासी जनजातियों के नाम हैं, उनके बारे में लिखा है। उसी प्रकार सुरेंद्र महांती की खदान भी आदिवासी समाज पर, सभ्य समाज के ऊपर आधारित कहानी है। और आदिवासी जीवन के ऊपर तो उड़ीसा में बहुत सारी कहानी लिखी गई, पर गोपीनाथ महांती का उनके साथ क्या संबंध था और इनकी कहानियां उनसे क्यों भिन्न हुई? क्योंकि गोपीनाथ महांती ने अनेक उपन्यास लिखे थे, परजा, क्रोध, भील, मधवा, जनजातियों की संघर्ष समस्याओं का पूरी तरह से विस्तार से चित्रण उपन्यासों में कर दिखा दिया। प्रकृति पुत्र जो है आदिवासी की सोच और अपनी सोच जाति का भौगोलिक सीमा तक आबद्ध नहीं है। उनका जो प्रकृति पुत्र उपन्यास है वो बहुत ही फेमस उपन्यास है। तो अमृत संतान, गोपीनाथ बाबू का परजा उपन्यास भी जो है वह भी एक अवहेलित आदिवासी समाज के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। तो गोपीनाथ महांती के कथा साहित्य में आदिवासी जीवन का जो चित्र उकेरा गया, सामान्य चित्र, उसको हम किस रूप से देखते हैं? क्योंकि विषादग्रस्त की सहायता करना आदिवासी अपना धर्म समझते हैं। हम उन्हें समझते हैं कि हिंसक होंगे, बाहर से कुरूप दिखते हैं, पर विषादग्रस्त जिसको देखते हैं वो उनकी सहायता करते हैं। और जहां तक हो सके निष्काम सेवा की भावना। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे थोड़ा भी प्रेम का भाव रखता है तो उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं आदिवासी। यदि कोई उनसे छल करता है, अगर उसका पता चल जाए तो वो भयानक से भयानक रूप धारण कर सकते हैं। वे अखंड स्नेह, ममता और मानवता के पुजारी हैं आदिवासी। बादल से, बाघ से, वन्य अधिकारी से वे काफी भयभीत होते हैं। फॉरेस्टर डिपार्टमेंट से भी वो बहुत डरते हैं, पुलिस से भी बहुत डरे सह में रहते हैं। देवता वो ठकुराइन के प्रति वो आस्थामय प्रकट करते हैं। देवताओं के प्रति आज भी उनमें आस्था है, आज भी उनमें बलि प्रथा प्रचलित है। उसको रिझाने के लिए आज भी नृत्य करते हैं। देखा जाता है, जो भी उड़ीसा के स्टूडेंट्स होंगे वो तो जानते होंगे आज भी किस तरह से बलि प्रथा प्रचलित है। कई गांव में पोड़ पड़ता है, कई गांव में जो है बकरे की बलि दी जाती है, कहीं पर पोड़ की दी जाती है, भैंसे की दी जाती है कि अच्छी खेती हो, अच्छी तरह से जो है हमारे गांव की रक्षा करेंगे। उनके जो है ग्राम देवता, उसके लिए जो किस तरह से तमाम अंधविश्वास आज भी उनमें फैले हुए हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा से वंचित हैं वो। अर्थनैतिक विकास के बारे में सोचकर परेशानी नहीं लेते हैं वो लोग। उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने से उनको कोई मतलब नहीं है। कभी भी प्रकृति को अपनाते हैं तो कभी टकराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति से सौहार्द बनाना चाहते हैं। देवी और देवता के रूप में प्रकृति के विविध रूपों को स्वीकार किया है उन्होंने। तो ओडिया साहित्य में आदिवासी समाज और जीवन चरित्र को लेकर लिखे जाने वाली बहुत सारी कहानियां हैं, पर हम गोपीनाथ महांती की कहानी जो बघई में जो विभिन्न प्रकार के चित्रण दिया गया है, बघई के बारे में जो बताया गया, उसकी हम चर्चा करते हैं। कहानीकार जो है कोरापुट में रहने वाले जनजातीय आदिवासियों के जनजीवन की धार्मिक मान्यताओं तथा उनमें फैले जो है धार्मिक या आस्था, उसका चित्रण किया है। समाज में, आदिवासी समाज में पुजारी का प्रभाव स्पष्ट पाया जाता है, क्योंकि ठकुराइन यानी जो ग्राम देवी या मंत्र, जड़ी बूटी, झाड़ फूक, आज भी इनके प्रति आज प्रबल आस्था बनी हुई है आदिवासी लोगों में।
ठकुराइन यानी ग्राम देवी की उद्देश्य है कि आदिवासी कभी मुर्गा तो कभी बकरा तो कभी भैंसा चढ़ाते हैं, और आदिवासियों की मान्यता है कि उन पर अगर ये चढ़ाया जाए तो वो खुश होते हैं, और खुश होने से फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो फिर ये अच्छी तरह से रहेंगे, और प्राकृतिक फसल कैसे अच्छी होगी, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, ना तो वहां पर सूखा होगा, ना बाढ़ आएगी, और अच्छी फसल होगी। ठकुराइन रक्षा करती है उनके बीच, ऐसा भाव है। बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियों से बचाती है बलि प्रथा। सबसे बड़ी बात है कि बाघ के प्रकोप से पूरे गांव तथा इलाके की हिफाजत होती है, इसीलिए इस गांव कहानी का नाम बौघई। बाघ के प्रकोप से, क्योंकि जंगल में रहते थे, जंगल में बाघ कभी भी आकर किसी को भी शिकार कर सकता है, किसी को भी अपना जो है हिंसक जंतु है तो वो किसी को भी अपना शिकार कर सकता है। तो बघई कहानी में धनु पंडित का उल्लेख मिलता है। पूरे आदिवासी अंचल में धनु पंडित की विशेष प्रतिष्ठा है। पंडित जरूर है पर ब्राह्मण नहीं। ठकुराइन की पूजा के लिए आज भी जो हमारे समाज में प्रचलित है तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण नहीं करेगा, गांव का जो है वह पुजारी ब्राह्मण नहीं होता है, वो झांकर बोला जाता है या फिर और कोई संप्रदाय का होता है वो पूजा करता है, देहरी झांकर वो पूजा करता है। ठकुराइन की पूजा के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, अतः वह आदिवासियों में से ही सही, क्योंकि पुजारी है इसीलिए उसकी कोई बातों का सम्मान करते हैं लोग। और आदिवासी क्या सोचते हैं कि माता उससे काम करवा रही है, ठकुराइन काम करवा रही है। मुखिया ध्रुव सिंह के साथ उसकी अच्छी खासी मित्रता भी है, और लेडेंग गांव के आदिवासियों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, और पूजा पद्धति और धार्मिक विचार पर प्रकाश डालते हुए कहानीकार ने लिखा है कि ब्राह्मणी देवी देवता और उनके नीचे के अनेक देवी देवताओं को पूरे साल भर सुअरों, बकरों, मुर्गों, कबूतरों की बलि दी जाती है। इस पुण्य भूमि में अगर हम देखें तो इस पुण्य भूमि में जितनी निष्ठा और लोग से धर्म का पालन करते हैं लोग, दूसरी जगह वैसा धर्म देखने को नहीं मिलता है। उपवास करते हैं, कभी जटा रखते हैं, कभी बाल नहीं काटने का संकल्प लेते हैं, तो कहीं पर घिसट घिसट कर सो कर पेट पलनियां होकर जो है यात्रा करते हैं। जीभ में या पीठ में लोहे की जो है कांटे देकर छेद करने वाली यात्रा, बिच्छू का डंक लगवाकर जो है जाने वाली यात्रा। तो ये क्या है? आदिवासी जीवन के बारे में बताया है। लोग इतना धर्म करते हैं कि इसी वजह से तो देवियां खुश रहती है, उनके डर से बाघ घुस नहीं पाता है। तो तुम्हें ये क्या पता चल रहा है? ये सब जो कर रहे हैं आदिवासी समाज आज भी अंधविश्वास से ग्रसित है। धार्मिक बाह्याडंबर, पुरानी जो धर्म की भावनाएं हैं, समाज की सड़ी गली मान्यताएं, तंत्र मंत्र का प्रभाव, कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि कहानीकार स्वयं वहां उपस्थित हैं। उसने जो कुछ देखा उसका चित्रण किया, परंतु आदिवासियों को उन्होंने अंधविश्वासी जरूर कहा पर उपेक्षित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे कारण है अशिक्षा। उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच सकी। तो तुम सोचो, खुद सोचो कि आदिवासी कितने भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, निर्मल है, निष्पाप हृदय के हैं। बामनी देवी की पूजा के दिन गांव का मुखिया पुजारी उपवास करता है। किसी भी बड़े काम जैसे बाघ मारने का अभियान करने से पहले यह प्रथा चालू थी।
पहले पहले जब पूरा दिन उपवास करेगा वो ब्राह्मण, और पहले बाघ मारने का अभियान किया जाता था। पहले बाघ को मारा जाओ, तो ब्राह्मणी देवी के सामने सब इकट्ठा होते थे, पूरी प्लानिंग की जाती थी, योजना बनाई जाती थी। आदिवासी समझते थे कि देवी की आज्ञा मुखिया या पुजारी सुना रहे हैं। बाघ को मारने के अभियान से धनु पंडित की दाई जांग को बराह चीर डाला। बाघ को मारने के अभियान में धनु पंडित की दाई जांग को बरहा ने चीर डाला। मुसीबत के क्षण में आदिवासी भला ब्राह्मणी देवी के अलावा किसको स्मरण करता? बरहा यानी एक जंगली पशु है, सुअर जैसा ही। तो उपासकों ने सोचा कि यह भी तय कर लिया कि जरूर गांव के मुखिया और धनु पंडित ने कोई अन्याय किया था, इसीलिए मां की इच्छा थी कि यही हुआ। मां की दया से सुख ही नहीं दुख भी मिलता है। कुछ गलत हुआ तो भगवान की दया, सही हुआ तो भगवान की दया। तो बघई में चित्रित ये जो मान्यता है, बघई जो बाघ मारने की परंपरा, आदिवासियों के जीवन चित्र को, विविध रूपों को यहां पर प्रस्तुत किया है लेखक ने। मूर्ति पूजक है क्योंकि परंपरा में मूर्ति पूजा चली आ रही है, चाहे सुख हो दुख हो, निर्मल हृदय की अभिव्यक्ति है। देवी के सामने वो लोग सारी बातें करते हैं। तो इससे हमें संघबद्ध जीवन का महत्व समझ में आता है। आदिवासियों में सब में एक मान्यता है, आज उनमें आज भी अलगाव नहीं है। आज हमारे अंदर भले ही मतवाद हो, फीलिंग्स अलग अलग हो, कोई हिंदू मुसलमान, हिंदुओं में भी कोई शैव, कोई वैष्णव, कोई शाक्त, इस तरह से हो, पर कहानी में आज भी जो बताया गया, आज भी ऐसा होता हुआ नजर आएगा आपको। गांव में देखोगे आदिवासी जनबहुल में, क्योंकि ये परतंत्र भारत की कहानी नहीं है, ये स्वतंत्र भारत की कहानी है। स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी आज आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गोपीदास महांती यही कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उनमें से अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर भी अगर कोई नगर के अभिमुख हो गए हैं, शहरवासी हो गए हैं, तो अपना नाम पता बदलकर वो लोग बाबू बन जाते हैं। इनका सामाजिक जीवन ऐसा हो गया है। और आदिवासियों की आज भी शोचनीय स्थिति बनी हुई है। आदिवासियों की अपनी आर्थिक परेशानी के लिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अर्थ की अभाव से वो पीड़ित नहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारा धन है, अधिक धन पाने का लोभ नहीं है उनमें, सदा संतुष्ट रहते हैं। साहूकार, महाजन, पुलिस उनका खूब शोषण करते हैं, पर अपने संकट को जो है वो डालकर दूसरों का कुछ भला हो जाए, इसके लिए वो पीछे रहना पसंद नहीं करते। बघई जो कहानी आदिवासी जंगल, जल और जमीन को सर्वोपरि मानते हैं। बघई में बघई जो जगह है, इन्हें वे अपना जीवन मानते हैं। उनके सपने इन्हीं तीन तत्वों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जल, जंगल और जमीन। जा 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 पानी की समस्या से पीड़ित आदिवासी कहता है कि हमारी इस नदी पर अगर कोई बांध बन जाता तो बहुत सारे खेतों की सिंचाई होती। बड़े बड़े तालाब खुदवा देने से उसमें पानी रहता है, गर्मियों में पीने का पानी भी नहीं मिलता है, धान चावल भी जो है अच्छा होता। लेटेंग के निवासी अपने को केचुआ मानते हैं। धनु पंडित कहते हैं कि केचुआ माटी के साथ रहता है। केचुआ यानी जानते हो ना आप लोग, केचुआ यानी जो मिट्टी को उर्वर बनाता है, वो कीड़ा। वो खाता है, खोदता है, मर जाने पर मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है। यह भी वही है। किसी राजा की या युद्ध की बात हमारी बात नहीं है। संघर्षशीलता, मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना आदिवासी अपना धर्म समझते हैं। इसे पूरा करने के लिए वो एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बघई में जो चित्रित समाज है वो हमारे आसपास का ही समाज है, आदिवासी समाज है। गोपीनाथ जी वहां रहते थे कोरापुट अंचल में, इसीलिए वहां के आदिवासियों के ऊपर लिखा। उनके नख से लेकर, पैर के नखून से लेकर सिर की चोटी तक का वर्णन उन्होंने कर दिया है, इसीलिए वो जीवंत लग रहे हैं। बल्कि उन्होंने
कई रूप में बघई कहानी में प्रतीकात्मक रूप से भी उन्होंने दिखाया है। आदिवासी समाज बाघ के प्रकोप से आतंकित है, इसीलिए बाघ की उन्मत्तता के चलते चारों ओर भय और दहशत का भरा वातावरण छाया रहता था। बाघिन ने पहले गाय या भैंस या बैल को घसीटकर खाना शुरू किया, फिर वहां प्रचंड रूप धारण करती है, उसका भय हर एक लोगों में व्यक्त हो जाता है। बाद में उसने आदमी का शिकार करना शुरू किया। लेखक ने इस स्थिति का चित्रण किया कि लोग जानवरों पर बंदिश लगा दी, पन्हे से बांधकर गांव में ही रखा। भूख से भले ही उनके पेट में आग जलने लगी, फिर भी उन्हें खोला नहीं। लेकिन उनके बाद शुरू हुआ असल बघई। बाघ आदमी खाने लगा। बघई यानी बाघ आदमी खाने लगा। इस कहानी में बाघ के आतंक की कहानी है। आदिवासियों का बाघ शिकार हेतु अभियान जैसी एक आध घटनाओं का अलावा कोई कथाक्रम नहीं है। पूरी कहानी गोपीनाथ महांती ने बाघ का उल्लेख विविध परिप्रेक्ष्य में किया है। बाघ का आदमी खाना उसके विरोधी स्वभाव का प्रतीक है। मनुष्य और मनुष्यता विरोधी शक्तियों से पराजित करना किसी व्यक्ति विशेष से संभव नहीं है। आदिवासी समाज के लोग बाघ यानी मनुष्य विरोधी शक्ति को मारने के लिए संघबद्ध जीवित जीते हैं। बाघ यानी जो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप देखे तो वही लोग हैं जो आदिवासियों को आज भी जीने नहीं दे रहे हैं। इस कहानी में बाघ जनतंत्र का हत्यारा भी है। अपने मनमानेपन और उच्च श्रृंखली प्रवृत्ति से वह जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है। वहां पर आदिवासियों के लिए बाघ कौन है? वह जनता है। वह जनतंत्र में माने जाने वाले राजनेता हैं जो उनको लिए विभिन्न प्रकार की जो है सुख सुविधाओं से वंचित किया है, उनके साथ अमानस नृशंस व्यवहार किया है। बाघ केवल एक हिंसक जानवर नहीं है, वह स्वेच्छाचारिता का प्रतीक भी है। वो अपने मन से स्वच्छंद भाव से कहीं भी रह सकता है, क्योंकि उसे राजा कहा गया जंगल का। तो वहां का जो राजा होगा वही खाएगा उनके लोगों को। यह कैसी नीति है? प्रतीकात्मक रूप से आप समझो उसे। दमन और शोषण के आधार पर आम आदमी पर आतंक बरसाने वाले शासक का प्रतीक भी है। वो जो शासक होता है, जंगल का राजा, किस तरह से उनको खा रहा है। कहानीकार ने बाघ की सर्वकालिकता और सार्वभौमिकता को स्पष्ट शब्दों में चित्रित किया है कि हर युग में हर जगह बाघ निकलता है और उसने शिकार किया है। संसार में जितने दिनों तक भी मनुष्य का नाम प्राणी जीवित है, बाघ नामधारी भी जंतु भी जिंदा है। किसी न किसी जगह आदमी को बाघ खा ही रहा होगा। बाघ हर युग में हर देश में होता है, अर्थात बाघ अन्याय का प्रतीक है। आदिवासियों ने उस बाघ का विरोध किया जो मनुष्य के अधिकारों को वंचित करता है। ये बात अलग है कि बाघ का मुकाबला करने के लिए उसके पास पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ही है, लेकिन युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीता जाता। विजय के लिए साहस चाहिए, जो आदिवासियों के पास हो। यह अलग बात है कि अंधविश्वास को आधार बनाकर वे अपनी रण क्षेत्र में पहुंचते हैं, परंतु प्रेरणा तो उनको वहीं से ही मिलती है। देवी पूजन से हो या बलि प्रथा से, उनका उद्देश्य क्या है? अन्याय का विरोध या शोषण का प्रतिरोध। तो आदिवासी समुदाय की कहानी जो बताई गई बघई के बारे में गोपीनाथ महांती ने जो लिखा, कोरापुट के आदिवासियों के जीवन में बाघ या बाघिन की उन्मत्तता के चलते चारों ओर विचित्र भय का वातावरण, मतवालापन के आधार पर दुष्ट राजनीति और मतवाली बाघिन की तरह चर्चा किया इन्होंने। फिर अगली क्लास में फिर और दूसरी कहानी की चर्चा करेंगे। आज तो समय हो गया है, फिर थोड़े समय पश्चात ही मेरी दूसरी क्लास है, इसीलिए दूसरी क्लास के लिए भी मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम चर्चा